आज हम पुनः चर्चा करेंगे इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय। इतिहास क्या है? जो वस्तु या जो ऐतिहासिक घटनाएं हमने प्रत्यक्ष रूप से आंख से नहीं देखी है, परंतु उनको नाटक आदि के माध्यम से, पुस्तक आदि के माध्यम से जो पढ़ा है वो इतिहास, और कल्पना जो नया चिंतन है उसको कहते हैं कल्पना। तो जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के प्रथम संस्करण में अपने परिशिष्ट में लिखा है कि पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहां तक संभव हो सका है नहीं होने दी। फिर भी उन्होंने कल्पना का अवलंबन लिया है, कल्पना का सहारा लेना पड़ा है। केवल घटना भी परंपरा ठीक रखने के लिए है। इसी प्रकार प्रसाद जी ने नाटक में कथा वस्तु को सुसंबंधित रखने के लिए कुछ कल्पित घटनाएं और पात्र भी जोड़े हैं, तथा इनके उपयोग से जो कल्पना के रूप में उन्होंने कुछ घटनाएं भी जोड़ी, कुछ काल्पनिक पात्र भी जोड़ दिए हैं प्रसाद जी ने। तो जब ये जोड़े हैं तो उसमें नाटक का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया। बहुत अच्छा सुंदर समन्वय किया उन्होंने कल्पना को जोड़ के। वस्तुतः नाटककार या उपन्यासकार अपनी कल्पना का प्रयोग करने का एक अधिकार रखता है। वह कथा वस्तु पर ध्यान देते हुए उपयुक्त कल्पनाएं भी कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसाद जी का इतिहास का गहन अध्ययन है। वे इतिहासकार की अपेक्षा साहित्यकार अधिक थे, अतः अपनी साहित्यिक परिधि के उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से कल्पना का अवलंबन ऐतिहासिक घटनाओं में परिवर्तन भी कर देता है। श्री शिव प्रसाद जी ने कहा है, इतिहास यदि उनकी स्थापनाओं में सामंजस्य रखता है तो वो उसकी अभ्यर्थना कर सकते हैं। मतलब जो काल्पनिक बात है, अगर इतिहास और कल्पना में सामंजस्य है तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि ऐतिहासिक मान्यताएं उनके पक्ष के विरोध में हो जाती हैं तो उनका खंडन करने के लिए इतिहास का शरण लेते हैं, और यदि खंडन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें निराधार कहने में संकोच का अनुभव नहीं करते हैं। एक बात का प्रसाद हमेशा ध्यान रखते हैं, प्रसाद यानी जयशंकर जी प्रसाद हमेशा ध्यान रखते हैं कि यदि खंडन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें निराधार करने में भी संकोच का अनुभव नहीं होता। यदि कोई बात लिखते हैं और यदि उसका खंडन नहीं कर पाते हैं वो, तो उसको निराधार कर देते हैं, उन्हें कोई संकोच नहीं होता उसको निराधार करने में। एक बात का प्रसाद जी अवश्य ध्यान रखते हैं, उनकी सुनिश्चित मान्यता है किसी न किसी प्रकार का प्रशय कर सके। अपनी मान्यताओं के प्रकार के लिए नाटकों से ज्यादा सुविधापूर्ण और दूसरी काव्य विधा नहीं है। तटस्थ और स्थिति प्रज्ञ रहकर वे अपने पात्र के माध्यम से अपनी विचारधाराओं का बलपूर्वक प्रचार कर सकें। उन्हें अभिष्ट ज्ञान था। इस प्रकार अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नाटकों में प्रसाद जी ने सत्य को अभिव्यक्ति दी है। इसलिए स्कंदगुप्त जी ने स्कंदगुप्त नाटक में भी प्रसाद जी ने कल्पना और इतिहास का बड़ा सुंदर समन्वय किया है। अवंती दुर्ग में स्कंद को मालव का राज देने का निश्चय और मालवेश वंदु वर्मा के त्याग की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। समझ में आया बच्चों?
जयशंकर प्रसाद जी ने जो स्कंदगुप्त ने काल्पनिक पक्ष लिए हैं, उन्होंने कहा कि अवंती में जो दुर्ग में स्कंद को जो मालव का राज देने का निश्चय है या मालवी स्वधिवन का त्याग की सभी घटनाएं पूरी की पूरी काल्पनिक है। भट्टारक और अनंत देवी द्वारा हूणों से गुप्त संधि की योजना, गांधार घाटी के युद्ध, वंधु वर्मा की मृत्यु, कुंभ के बांध में स्कंद का बह जाना आदि घटनाएं जयशंकर प्रसाद जी की स्वतंत्र कल्पना पर आधारित है। यथार्थ सारी की सारी घटनाएं काल्पनिक हैं। प्रख्यात कीर्ति और धातु सेना द्वारा ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष को रोकने के प्रयास की घटना काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक जान पड़ती है, क्योंकि स्कंदगुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के मध्य संघर्ष चलने की संभावना अवश्य देखी जाती है। शर्वनाग के पुत्रों की हत्या, हूणों द्वारा देवसेना पर अत्याचार के प्रयास, कमट की कुटी में स्कंदगुप्त की चिंता आदि घटनाएं भी काल्पनिक हैं। महादेवी की समाधि की योजना भी नाटक की मन संतुष्टि की घटना है और वहां पर्णदत्त व देवसेना के कार्य, स्कंद आगमन, विजया की प्रवर्चना व आत्महत्या, विजय के रत्नाग्रह की प्राप्ति तथा पुनः सैन्य गठन आदि घटनाएं भी जयशंकर प्रसाद जी की स्वतंत्र काल्पनिक घटनाएं। प्रख्यात कीर्ति द्वारा हूण सेना के कार्य में अवरोध, धातु सेन का अनंत देवी, पुरगुप्त और हूण सेनापति को बंदी कर लेना, पर्णदत्त की मृत्यु तथा खिगिल की हार आदि घटनाएं भी काल्पनिक है। कहने का मतलब जितनी भी घटनाएं ये हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी की काल्पनिक घटना है। नाटक की अंतिम और श्रेष्ठतम घटना देवसेना की विदा भी प्रसाद जी के कवि हृदय की कोमल कमनीय सृजना है। इस प्रकार सभी दृश्यों पर विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना का बहुत ही सुंदर समन्वय है। अब प्रश्न उठता है, क्या स्कंदगुप्त भी आधुनिक थे या स्कंदगुप्त भी आधुनिकता और सामाजिक समस्याओं में लिप्त थे? हाँ, आधुनिकता और सामाजिक समस्याएं, स्कंदगुप्त में आधुनिकता भी है। लेखक ने जहाँ एक ओर पात्रों के सहारे जीवन में संघर्षों का चित्रण किया है, तो वहीं प्रसंगानुसार सामायिक प्रश्नों पर भी विचार किया है। राजनीतिक दृष्टि से प्रसाद युग हलचल का समय था और रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, समझते हो जलियांवाला हत्याकांड? अच्छा, आदि घटनाएं भारतीयों को राजनीतिक दृष्टि से प्रसाद युग भारतीयों को विक्षुब्ध कर रही थी। यद्यपि गांधी जी मानवता में विश्वास करने का पाठ पढ़ाते हुए अहिंसा पर जोर दे रहे थे।
गांधी जी ने कौन सा संदेश दिया? जियो और जीनो दो, और फॉर्च्यून उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया है। वे सर्वसाधारण जनता में विदेशी शासकों के प्रति असंतोष एवं अविश्वास के भाव व्याप्त हो गए थे। अतः भारत के अतीत की गौरवपूर्ण स्मृतियां देश के नाम पर मर मिटने के लिए वीरों का आह्वान करने लगी, और लोकमान्य तिलक का स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मंत्र देश के कोने कोने में गूंज उठा। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध में भी कहा है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म मानते हैं। तो अब अगला प्रश्न उठता है कि स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी का देशभक्ति के प्रति क्या स्वरूप था? जो स्कंदगुप्त नाटक लिखा गया है उसमें लेखक जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उन्होंने किस प्रकार देशभक्ति बताई है, देखते हैं पंचल पे कि जयशंकर प्रसाद जी ने स्व अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना न केवल धर्म था, अपितु उनके नाम पर मौन बैठे रहना भी महापाप था। कितनी बड़ी बात की जयशंकर प्रसाद जी ने कि अगर हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और यदि आप संघर्ष नहीं करते हैं, मौन बैठे रहते हैं, तो ये तो और भी बड़ा पाप है। इसलिए हमें स्कंदगुप्त में तत्कालीन या उग्र देशभक्ति व वीरत्व भावना के दर्शन होते हैं। देखिए, नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने में कुछ अधिकार मिलता है? उसके हाथों से बालक नहीं, उसका अधिकार ही कैसा। यदि भीख मांगकर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? वस्तुतः भट्टारक जी का यह कथन है कि नरम दल वालों के प्रति चुनौती सी है, जो सरकार को स्मरण पत्र आदि देकर स्वराज प्राप्ति की आशा करते थे। इसलिए प्रसाद जी ने कायर व भीर पुरुषों के लिए उन्नति का मार्ग अवरुद्ध मानते हुए अनंत देवी से कहलाया कि जो चूहे के शब्द से भी संकेत होते हैं, जो अपनी ही सांसों से चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का मार्ग कदाचित खुला नहीं है। साथ ही उनकी दृष्टि में अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के लिए प्रतिकूल है, ये देश के खिलाफ है। उन्होंने देश के लिए, किन्होंने? उन्होंने मीन्स जयशंकर प्रसाद जी ने देश के लिए विशुद्ध पुरुषार्थी व वीर नरसिंहों को आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए जयमाला से कहलवाया भी है कि एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार में फैला दो, भैरव के संगड़ी नाद के समान प्रलय हुंकार से शत्रु हृदय कंपा दो, बढ़ो गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान। वस्तुतः यह एक सत्याग्रही को नहीं बल्कि क्रांतिकारी को पुकार है। नाटक के नायक स्कंदगुप्त स्पष्ट रूप में यह घोषणा करता है कि क्षत्रियों का कर्तव्य है आग्रह होना, यानी आगे होना, विपत्ति पर हंसते हुए आलिंगन करना,
विभीषिकाओं की मुस्कुराकर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धन के लिए, देश के लिए प्राण दे देना। इसलिए वह देश के नाम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। इस आत्म बलिदान के समय शोक करने की अपेक्षा भाव भावना के आंसू चाहने के लिए कहता है, वह रोने के लिए नहीं। आनंद का समय है। कौन भोर इसी तरह जन्मभूमि में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? जयशंकर जी प्रसाद जी कह रहे हैं। आज भी वो कहते हैं कि कौन है ऐसा जो इस भारत भूमि के लिए, इस जन्मभूमि के लिए अपने प्राण निछावर करना देता है। मैं ये बात ऊपर से देखता हूँ। नाटककार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि देश तभी स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकता है जब अनेक वीर आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत हों, और केवल पुरुष ही नहीं, नारी को भी स्वतंत्र यज्ञ में आहुति डालनी होगी। इसलिए विजया से उन्होंने कहलाया भी, एक नहीं, ऐसे सहस्र स्कंदगुप्त, ऐसे सहस्र देवतुल्य उदार युवक इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जाएगा। सुना दो यह संगीत जिसमें पहाड़ हिल जाएं, समुद्र कांप जाएं, अंगड़ाइयां लेकर प्रचकुंद की मोह निद्रा से भारतवासी जाग पड़े। हम तुम गली गली कोने कोने पर्यटक करेंगे, पैर घड़ेंगे और लोगों को जगाएंगे। इतना होते हुए भी प्रसाद जी ने वीरत्व भावना के ऊपर गांधीवाद का भी अंकुश रखा है। और आगे गोविंदपुर से कहलाया है कि वीरता केवल उन्माद नहीं है, केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पर की होती है, उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। स्कंदगुप्त नाटक में देश प्रेम की उत्कृष्ट भावना है और नाटककार ने देश व देश की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहा है कि जन्मभूमि जिसकी धूल में लौटकर खड़े होना सीखा है, जिसमें खेल खेलकर शिक्षा प्राप्त की है, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए हैं, तथा भारत समग्र विश्व का है, संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास से आबंद है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है? देश का कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होगा तो उसे भी अपना भारत देश प्यारा होगा। तुम देखती नहीं हो कि विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग, इसके सिराहने और सबसे गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे है। साथ ही स्कंदगुप्त में अतीत के प्रति श्रद्धा और अतीत के प्रति गौरवगान भी है। नाटक की समाप्ति पर पाए जाने वाले गीत में विगत का गौरवगान, गौरव रक्षा का यत्न व देश के आन बान पर बलिदान हो जाने की भावना भी है। शासन के संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए प्रसाद जी ने राम राज्य का आदर्श सर्वोपरि माना है। प्रसाद जी ने कहा कि अगर देश में कोई राम राज्य का आदर्श है तो वो सर्वोपरि है, और देवकी के इन शब्दों में उनकी वाणी ही मुखरित हो उठी। तुम्हारी माता की मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। साथ ही वह धर्म को राजनीति से पृथक देखना, यानी उनका कहना था
कि धर्म और राजनीति एक नहीं हो सकती। धर्म अलग है और राजनीति अलग है, इसलिए वो धर्म को राजनीति से पृथक देखना ही उचित समझते थे और नारी जागरण पर नारी उत्थान की भावना भी व्यक्त करते थे। वह नर और नारी को समान मानते थे। पुरुष को नारी से श्रेष्ठ समझना उन्हें स्वीकार नहीं था। वो हमेशा कहते हैं, जितना मेरी नजरों में पुरुष का सम्मान है उतना ही मेरी नजरों में नारी का सम्मान है। जयशंकर प्रसाद जी ने यह भी प्रतिपादित करना चाहा है कि भारत की नारियां हमेशा जीवन संग्राम में पुरुषों के साथ रही है। जब जब भी हमारे देश में संग्राम हुए, भारत की नारियों ने हमेशा पुरुषों का साथ दिया है। और जयमाला कहती भी है कि हम क्षत्राणी हैं, चिरसंगिनी है, खड़ग लता है, खड़ग लता का हम लोगों से चिर स्नेह है। इसी प्रकार सावित्री की भांति रामा भी अपने पुण्य प्रभाव से अपने पति की प्राण रक्षा करती है। और धातु सेन यह भी कहता है कि भारत की नारियों के कारण ही इस देश का मस्तिष्क हमेशा ऊंचा रहा है तथा कायर और देशद्रोही पुत्र को जन्म देने की अपेक्षा भारत की नारी बंध्या रहना अधिक श्रेष्ठ समझती है। वो कहती है, भारत की नारी का गौरव देखिए कि हम पुत्र देशद्रोही पुत्र देने की बजाय हम बांझ रहना अच्छा मानेंगे। यदि हमारी कोख से कोई पुत्र जन्म होता है तो वो पुत्र हमारे देश के काम में आए। स्कंद गुप्त में भी आध्यात्मिक श्रेणी के विकास को श्रेष्ठ माना है। मनुष्य में उदात्त वृत्तियों का आवश्यक मानते हुए कहा गया है कि लाभ ही के लिए, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए ही मनुष्य सब काम करता है। पशु बना रहना उसके लिए पर्याप्त था। साथ ही एक स्थल पर मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा करते हैं कि अपर स्वत्व है भूखों का, धन पर स्वतंत्र देशवासियों का। इस प्रकार धर्म की पत्नी मुख्य अवस्था का भी चित्रण किया गया है और बौद्धों की देशद्रोहित का उल्लेख करते हुए ब्राह्मण धर्म पर व्यंग किए हैं। शैली की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों की आलोचना कीजिए। बच्चों, आज हम देखेंगे कि हमारी जो भारतीय शैली है उसमें प्रसाद जी ने जो नाटक लिखा है उसमें कौन कौन सी कमी रह गई, क्या आलोचना है। तो शैली की दृष्टि पर विचार करने से नाटक सफल हो, नाटक सफल कहे जाएं। और जैसा कि डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी ने कहा है कि प्रसाद जी ने ना तो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र से अपने को अलग किया और ना ही पाश्चात्य नाट्य विधियों का अंधानुकरण किया। दोनों का उचित सामंजस्य उनकी नाट्य कला की प्रमुख विशेषता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रसाद जी ने ना तो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र था उनका, और न जो भारतीय परंपरा थी वो, और पाश्चात्य नाट्य विधियां थी, उन्होंने दोनों विधियों का अनुसरण किया है, किसी एक का नहीं किया। दोनों में सामंजस्य की स्थापना की, ये उनकी नाट्य कला की प्रमुख विशेषता थी। पूर्वक रंग, प्रस्तावना, नंदी पाठ, भरतवाक्य आदि का त्याग, ये प्रारंभिक नाटक के अपवाद थे।
अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद का प्राधान्य, चमत्कारपूर्ण प्रसंगों का अवतरण, वस्तु विन्यास का प्राधान्य, स्थिति परिवर्तन उपस्थित करने के लिए करुणा और भय का सम्मिलित चित्रण, ये सब उनकी पाश्चात्य शैली में देखा गया है। अजातशत्रु में तो कार्य व्यापार का विकास भी पाश्चात्य नियमों के ही आधार पर हुआ है। साथ ही नाटक में रस की प्रधानता, रस कितने होते हैं पढ़े होंगे अपने, वीर रस, वात्सल्य रस आदि आदि। तो सारे रसों की प्रधानता, कार्य की अवस्थाओं, अर्थ, प्रकृति, संधियों की उपस्थिति, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में तीनों में स्पष्ट लक्षित होती है। नायकों का उदात्त व्यक्तित्व, प्रख्यात कथानक, आधिकारिक को प्रामाणिक कथनों का उचित संबंध, यह सब भारतीय आदर्श के आधार गुरु हैं। इन्हीं के आधार पर हुआ है। स्वागत कमान का बाहुल, रंगमंच की रचना के निर्देश का अभाव और गीतों का बाहुल, हास्य का स्वरूप, इन सब की उपस्थिति में भी भारतीय परंपरा के आधार पर की गई है। इस प्रकार प्रसाद जी ने अपने नाटक में दोनों का बहुत सुंदर समन्वय किया है। आगे प्रसाद जी के नाटकों के कथनों की समीक्षा, जो उन्होंने प्रसाद जी ने अपने नाटक में कथोपकथन लिखे हैं, उनकी क्या समीक्षा है। तो प्रसाद जी के जो नाटक थे, जो उनका संवाद था, बहुत व्यवहार अनुकूल, भाव व्यंजक, जितने भी उन्होंने नाटक लिखे, विशेष तौर से अभी यहाँ स्कंदगुप्त नाटक की बात चल रही है, संघर्षमयी और मनोवैज्ञानिक है, तथा उनमें एक प्रकार की अनूठी सजीवता विद्यमान है। कहने का तात्पर्य कि जब हम स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ते हैं या देखते हैं तो मुझे साक्षात वो सारे चित्रण दिखाई देने लगते हैं, एक सजीवता दिखाई देती है। इसी प्रकार पात्रों के अनुरूप ही उनका वार्तालाप भी है। उनके संवादों के माध्यम से पात्रों का चरित्र भी स्पष्ट हो रहा है। उदाहरण के स्वरूप से अगर हम देख लें तो मालविका सम्राट, अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने हैं। चंद्रगुप्त संघर्ष, युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देख लो। मालविका, आशा और निराशा का, कुछ भावों का अभाव से द्वंद्व, कोई कमी नहीं है, फिर भी ना जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में एक रिक्त चिन्ह लगा देता है। मनोवेग अनुसार कथोपकथन में पात्रों की भाषा में परिवर्तन भी होता रहता है, और यहाँ क्रोध का जितना सजीव चित्रण आपस में वार्तालाप द्वारा हुआ है, रक्त में पिपासु, कूर कर्मणा मनुष्य, कृतघ्न कीच का कोड़ा, नरक की दुर्गंधा, मेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगी। प्रसाद जी के नाटकों में स्वागत पद्यात्मक संवादों की भी अधिकता है, और कहीं कहीं स्वागतों की अधिकता के कारण अस्वाभाविकता भी आ गई है। विरुद्धक, आप ही आप, घोर अपमान उसका, अनादर की पराकाष्ठा और तिरस्कार का भेदनाद, यह अशयनीय है। धिक्कारपूर्ण कौशल,
देश की सीमा कभी भी मेरे आंखें खोले सूर्य स्कंदगुप्त दूर हो जाती हैं, किंतु मेरे जीवन का विकास सूत्र एक बड़े कोमल कुसुम से बन गया है। हृदय नीरव अभिलाषाओं का नीड़ हो रहा है। जीवन के प्रभात का वह मनोहर स्वप्न विश्व भर की मदिरा बनकर मेरे उन्माद की सहकारिणी कोमल कल्पनाओं का भंडार हो गया है। मल्लिका, तुम्हें मैंने अपने जीवन के, अपने यौवन के पहले ग्रीष्म में अर्धरात्रि में आलोकपूर्ण नक्षत्र लीक से कोमल होकर कुसुम के रूप में आते देखा है। शिशिर कणों से सिक्त पवन तुम्हारे उतारने की सीढ़ी बना था। उषा ने स्वागत किया। चाटुकार महिला नील परिमल की इच्छा से परिचारिक बन गया। उषा ने फिर स्वागत किया। कोमल वसंत का आसन देखकर तुम्हारी सेवा करने लगा। उसके खेलते खेलते उस आसन से भी उठाया गया, गिराया गया। तुम्हारी धरती पर आते ही जटिल जगत कुटिल की गृहस्थी के आत्मा में आश्चर्यपूर्ण सौंदर्यपूर्ण रमणी के रूप में तुम्हें सबने देखा है। एक कैसा इंद्रजाल था। प्रभात का वह मनोहर स्वप्न था। सेनापति बंदूर, एक हृदयहीन कूर सैनिक ने तुम्हें अपने उष्णीय का फूल बनाया और हम तुम्हें अपने घेरे में रखने के लिए कटीली झाड़ी बनकर पड़े ही रहे। कौशल के हम आज कंठस्थ स्वरूप हैं। देश काल और वातावरण में चित्रण का जो प्रसाद का ध्यान गया, प्रसाद जी का ध्यान जो देश काल की तरफ गया, जो वातावरण की तरफ गया, उन्होंने व्यक्त किया। प्रश्न दो रूपों में तत्कालीन अवस्था में झांकी प्रस्तुत की। जिस काल से व्यक्तियों का स्वरूप अंकित किया गया, उनमें उस काल की छाप विद्यमान है। यद्यपि प्रायः सभी नाटकों में तत्कालीन यथार्थ, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियों का भी आभास दिया गया है। साथ ही प्रसाद जी के नाटक 100 उद्देश्य हैं, 2 उद्देश्यों को लिखे गए हैं और संस्कृति प्रधान नाटक की रचना करते हुए उनकी दृष्टि जीवन की विभिन्न समस्याओं पर गई है तथा ध्रुव स्वामी ऐतिहासिक राष्ट्रीय व सांस्कृतिक नाटक होते भी समस्या नाटक है। इसमें प्रसाद जी ने स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य इतना पतित है कि अपनी पत्नी की भी सकरात से भेंट करा दे, वह पति कहलाने का अधिकार नहीं रखता है और राजा यदि अयोग्य हो तो उसे राज सिंहासन से उतार देना चाहिए। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में आधुनिक युग का भी उज्जवल चित्र विद्यमान है और ध्रुव स्वामी तो संपूर्ण रूप में वर्तमान युग का ही चित्र है तथा अजातशत्रु में बिंबिसार का अजातशत्रु की अयोग्यता में राज्यभार न देने का बहाना करना ब्रिटिश साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का घोतक है। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में भी आधुनिकता की झांकी है तथा अलका का अलख जगाना वर्तमान राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों के भाग को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार आक्रमणकारी ब्राह्मण और बौद्ध का भेद न रखेंगे, ये हिंदू मुस्लिम की एकता की झलक है। मतलब मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यवत का नाम लोगे तभी वह आत्मसम्मान मिलेगा। ये प्रांत की झांकी है। स्कंदगुप्त तो राष्ट्रीय भारत का प्रतिरूप है और मेरा देश मालव नहीं, तक्षशिला भी है, समस्त आर्यवत भी है, अखंड भारत की भावना है, अन्य पर अधिकार है भूखों का और घर पर अधिकार है देश का,
समाजवादी विचारधारा की झलक है। इसी प्रकार स्कंदगुप्त में चैत्य के पास जो बौद्ध और ब्राह्मणों का संघर्ष है वह हिंदू मुस्लिम का रूप प्रस्तुत करता है।